जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में कर दिया बीजेपी वाला खेल। शाह और आयोग की रणनीति मतदान से पहले हुई फेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के बंगाल चुनाव में बाई हुक बाई क्रुक जीतने का जो प्लान तैयार किया था उसे ममता बनर्जी ने पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया? क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान के फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने बंगाल में कम से कम हार मान ली है? आखिर अमित शाह और चुनाव आयोग का प्लान था क्या? और आखिर बंगाल में ममता बनर्जी ने कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर अभी बीजेपी के लिए बंगाल मानो दिल्ली हनूज दूरस्थ? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें ताकि समझ सकें कि चुनावी राजनीति और बंगाल, असम सहित दूसरी जगहों पर जो कुछ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की है उसका इम्पैक्ट जनता पर, वोटर पर, चुनाव आयोग पर और चुनावी तैयारियों पर और विपक्ष पर पड़ क्या रहा है। मगर फिर भी बीजेपी हार के दहलीज पर कैसे पहुंच रही है, क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ में कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव का ऐलान हुआ। चुनाव आयोग के जरिए जो घोषणा की गई, उस घोषणा के बाद से ही तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचा नहीं, चरम पर पहुंचाने की कोशिश है। अब आप सोचिए कि ऑर्गेनिकली किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि चुनावी राज्य में लोगों के बीच में तनाव जरा चरम पर पहुंचे। मगर इस बीच में दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आपको याद होगा 2022 का विधानसभा का चुनाव और उपचुनाव, खास तौर पर जिस उपचुनाव में चुनाव आयोग की टीमें, यानी कि दोस्तों राज्य की सारी जो अथॉरिटी होती है चुनाव के दौरान, जो भी शक्तियां होती है, वो सब कुछ चुनाव आयोग के पास आ जाता है जब तक कि चुनाव का आचार संहिता लगा होता है। पुलिस विभाग, प्रशासनिक टीमें, हर टीमें, यानी कि पुलिस से लेकर कलेक्टर से लेकर सारे लोग जो है चुनाव आयोग के अधीन काम करने लग जाते हैं। ये तरीका है चुनाव आचार संहिता के दौरान। आपने देखा था उत्तर प्रदेश में कैसे अखिलेश यादव ने करीब करीब 15,000 मिसालें और तथ्य पेश किए थे चुनाव आयोग के सामने कि हमारे वोटर को रोका गया, डराया गया, धमकाया गया, उनको वो मतदान केंद्रों पर आने से रोक दिया गया। और इसके लिए ज़रूरी था ऐसे लोगों की तैनाती किया जाना, ऐसे लोगों को लगाया जाना जो पुलिस विभाग से जुड़े हों, जो प्रशासनिक विभाग से जुड़े हुए लोग हों, जिनको ये पता हो कि साहब कौन सा वोटर, कौन सा इलाका, कौन सी गली और कौन सा मोहल्ला किस पार्टी के फेवर में वोट करता है। ऐसे ही दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े स्तर पर चुनाव आयोग ने, कहा यह जाता है कि साहब शाह की रणनीति थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बंगाल में बड़े स्तर पर बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ साथ में कई सारे अधिकारियों की नियुक्तियां और उनके तबादले कर दिए। आखिर जरूरत क्या थी चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में आईपीएस, आईएएस अधिकारियों के साथ साथ दूसरे अधिकारियों की नियुक्तियां करना और उनके तबादले करना? चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दे दिया साथ में कि नियुक्तियों और तबादलों से जुड़े आदेशों का पालन आज ही, यानी कि दोस्तों रविवार को ऐलान हुआ और सोमवार को दोपहर 3 बजे तक की एक डेडलाइन कर दे दी कि इसका अमल दरामद, इसको जमीन पर उतारना सुनिश्चित कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया उन्हें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। आयोग का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो बदलाव किया है उसके मुताबिक 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धनाथ गुप्ता राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। नटराज रमेश बाबू को महानिदेशक करैक्शनल सर्विसेज की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार का मानना है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे में बदलाव किस तौर पर क्यों किए गए। अब दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके तबादले कर दिए गए या जिनकी नियुक्तियां कर दी गई। अब दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग और कहा जा रहा है कि अमित शाह की रणनीति, तो दूसरी तरफ ममता ने नहले पर दहला कर दिया। बीजेपी खेमे में कोहराम मचा कि इस बार बंगाल में कोई कामयाबी फिर से नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ममता के ऐलान से एक बार फिर से ममता को चुनाव में एज मिलता हुआ दिख रहा। ये
बंगाल को नजदीक से देखने वाले चुनावी पंडित कह रहे हैं। ममता ने शाह और आयोग के कदम के जवाब में बकाया डीए जो सरकारी कर्मचारियों का था उसके भुगतान का ऐलान कर दिया। दोस्तों, देखने में ये एक छोटा कदम लग सकता है, मगर एक ऐसा कदम है जिसका प्रभाव और असर बड़ा दूरगामी है। जानकार इसे ममता का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, जैसा बिहार में नीतीश ने किया। ममता ने कहा कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षकों, अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए का भुगतान कर रही है। अब तिलमिलाई बीजेपी ने इसे आखिरी पलों का चुनावी हथकंडा बताना शुरू किया। राजनीतिक हलचल तेज हुई। ममता बनर्जी ने जो इसके ऐलान में जो लिखा दोस्तों कि मैं खुश हूं कि हमारे मां माटी मानुष सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, पेंशनरों, लाखों शिक्षकों, गैर शिक्षण स्टाफ और पंचायत नगर निकाय जैसे ग्रांट इन एड संस्थानों के कर्मचारियों, पेंशनरों के वादे को पूरा किया। रोपा 2009 के तहत डीए बकाया मार्च 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। ये भुगतान वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है। अब दोस्तों, तिलमिलाई बीजेपी ने कहा कि यह चुनाव जीतने का छलावा है, ये धोखा है। जनता इस भ्रम में नहीं आएगी। बीजेपी नेता और बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो एक वक्त में ममता के राइट हैंड हुआ करते थे, मगर कैसे कैसे वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल गए और समीकरण बदल गया। पाला बदल करके बीजेपी के पास आ गए थे। तब उन्होंने क्या लिखा ममता के अगेंस्ट में, क्या मजाक है। चुनाव आयोग की तारीखें घोषित करने से ठीक चंद मिनट पहले ममता को लाखों कर्मचारियों की याद आई। एक पैसा भी नहीं निकलेगा, सिर्फ नोटिफिकेशन से लोगों को बेवकूफ बनाने की पुरानी टीएमसी ट्रिक है। इस बार मजाक आप पर होगा ममता बनर्जी। ये एक भविष्यवाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता विपक्ष ने कर दिया। मतलब बीजेपी परेशान है, तिलमिलाई है, मगर वो भूल रही है कि साहब 10,000 देकर तो आपने बिहार जीता था, चुनाव आयोग ने रोका भी नहीं था। एमपी में लाडली बहन योजना कैश पैसे, महाराष्ट्र लाडकी योजना कैश पैसे, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसे ही किया था। जबकि यहां तो ममता ने सरकारी कर्मचारियों के बकाये के भुगतान भर का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, ममता ने जो किया उसे बीजेपी सवालों के कटघरे में नहीं ला सकती, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी यानी कि अभी पिछले महीने 2026 को एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि डीए कर्मचारियों का कानूनी हक है, कोई एहसान नहीं है। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि 2008 से 2019 तक के डीए बकाया का 25% 31 मार्च 2026 तक चुकाया जाए। दोस्तों, कब का डीए बचा हुआ है? 2008 से 2019 तक का के डीए बकाया का 25% 31 मार्च तक चुकाया दिया जाए। कोर्ट ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई जो कि भुगतान का पूरा शेड्यूल तय करेगी। पहले किस 31 मार्च तक, पूरी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करनी है। यानी कि दोस्तों 31 मार्च इसी महीने पहली किस्त जानी है। ये फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन राज्य और केंद्र के डीए में अभी भी 40% का अंतर है। यह अलग बात है। अब दोस्तों, इसके इधर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के जरिए क्या कराया था? 10,000 रुपये सीधे सीधे चुनाव आयोग के सारे नियमों को तथा बता करके महिलाओं के अकाउंट में, वोटरों के अकाउंट में, जिसे लोग रिश्वत बता रहे थे, डलवा दिया था। 30,000 रुपये 3 किस्तें जब तक नतीजे आए थे। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, 7,500 करोड़। लेकिन चुनाव की तारीखें 6 अक्टूबर 2025 को घोषित की गई। अब दोस्तों, पैसे ट्रांसफर कब हुए थे? 17 तारीख, 24 तारीख, 31 अक्टूबर, यानी अक्टूबर महीने में 17, 24, 31, 7 नवंबर। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि चुनाव के समय पर पैसा बांटकर वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। मगर चुनाव आयोग एकदम नतमस्तक होकर के बैठा रहा था, जबकि उससे पहले कई सारे राज्यों में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो पहले से स्कीमें चली आ रही थी, पहले से दिया जा रहा था किसानों को, उन तक को चुनाव आयोग ने रोक दिया था चुनाव के दौरान। मगर बिहार में ऐसा नहीं किया था। अब बीजेपी बंगाल में तिलमिला रही है, क्योंकि उसे लगा कि साहब यहां तो हम अपनी सियासी जमीन को थोड़ा सहेजने की कोशिश कर रहे थे, खींचने की कोशिश कर रहे थे, उसे तो पहले ही धराशायी कर दे ममता ने।
और दोस्तों, इसी तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में लाडका बहन योजना 2024 में योग महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 2024 की विधानसभा की तारीख है 15 अक्टूबर 2024 को घोषित हुई। एमसीसी लागू हुआ, आचार संहिता से पहले शुरू हो चुकी थी। अगस्त सितंबर में पहली किस्तें दी गई, नए लाभार्थी जोड़े गए। आगे की किस्तों के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी पड़ी, लेकिन योजना रुकी नहीं, नवंबर तक किस्तें जारी रही, क्योंकि ये पहले की योजना, इसे बता दिया गया और चुनाव आयोग मान गया। अब दोस्तों, ममता का यह ऐलान चुनाव से ठीक पहले आया, इसीलिए इसे कर्मचारी वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर बीजेपी दर्शा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार ने यह कदम उठाया, लेकिन भुगतान कितनी जल्दी और कितना होगा ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव है इसलिए भुगतान तो होगा। राज्य कर्मचारी वोट काफी प्रभावशाली है। 2026 चुनाव में यह मुद्दा टीएमसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विपक्ष इसे चुनावी चाल बताकर हमला कर रहा है, और विपक्ष मतलब बंगाल में बीजेपी। तो दोस्तों, बीजेपी के नहले पर टीएमसी का दहला कितना कारगर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।